Good morning, good afternoon, good evening. I'm Ashish Agarwal and I welcome you all in the CFL Level 1 summary video series. So today we are going to start with reading number 33, which talks about the long-term assets, specifically the intangible assets. So in the previous reading we have covered the inventories, LIFO method, FIFO method and whatever the thing is. अभी हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म एसेट. इंटेंजिबल एसेट्स में इम्पेयरमेंट कैसे करना है. इम्पेयरमेंट बोले तो डेप्रिसिएशन. जो इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं उसके लिए वी यूज द टर्म डेप्रिसिएशन एंड फॉर द इंटेंजिबल वी यूज द टर्म amortization. तो उसको अमोर्टाइज कैसे करना है, ओवर द पीरियड कैसे करना है. उसके बाद अगर वैल्यू ज्यादा डाउन हो जाएगी, जैसे हमने इन्वेंट्रीज के केस में देखा था, अगर वैल्यू ज्यादा डाउन हो रही है एज कम्पेयर टू द अमोर्टाइज कॉस्ट जो बैलेंस शीट में अपीयर हो रही है और उसकी रियलाइजेबल वैल्यू या फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट वैल्यू मेरे को उतनी नहीं दिखाई दे रही, तो यानी कि वो जो गैप है दैट इज नॉन एज इम्पेयरमेंट. तो इम्पेयरमेंट कैसे करना है और बाद में अगर वैल्यू रिकवर हो जाती है तो क्या हम इम्पेयरमेंट का रिवर्सल कर सकते हैं या नहीं कर सकते, वो देखना है. उसके बाद बैलेंस शीट में हम कैसे डिस्क्लोजर करेंगे इंटेंजिबल एसेट्स का, वो भी देखेंगे. So without any further delay, let's get started. So reading number 33 talks about the लॉन्ग टर्म एसेट, जिसके अंदर स्पेसिफिकली इंटेंजिबल एसेट्स. ठीक है जी. सो लॉन्ग टर्म एसेट्स के अंदर हमारे पास अगर एक ब्रॉड अम्ब्रेला है बेसिकली लॉन्ग टर्म एसेट, उसके अंदर हमारे पास प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इंटेंजिबल एसेट दोनों आते हैं. उसके बाद द एनालिसिस इज वाइटल टू और एक्यूरेट इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट एंड द कैश फ्लो स्टेटमेंट. यस, कैश फ्लो स्टेटमेंट यानी टेंजिबल एसेट्स का जो हमारी कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है वो इंपैक्ट होगी. बैलेंस शीट में मुझे एसेट्स देखने, जब मुझे एसेट्स चाहिए होते हैं तब एसेट्स मैं यहाँ से कंपेयर करता हूँ. और इनकम स्टेटमेंट के अंदर मुझे अमोर्टाइजेशन डालना है, इम्पेयरमेंट लॉस डालना है, वो सब मेरी चीजें यहाँ पे कवर होती हैं. फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कैसे करते हैं इंटेंजिबल एसेट. तो इंटेंजिबल एसेट होते कितने तरीके से हैं वो देखते हैं. सबसे पहले आइडेंटिफाइबिलिटी के बेसिस पे देखते हैं कि क्या वो आइडेंटिफाइबल है. आइडेंटिफाइबल यानी कि अगर हम ये देखें कि आइडेंटिफाइबल है तो आइडेंटिफाइबल होने के लिए क्या क्या चीजें होती हैं. सबसे पहले वो कैपेबल होना चाहिए बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम द फर्म और अराइज फ्रॉम द कॉन्ट्रेक्चुअल लीगल लायबिलिटी. फॉर एग्जांपल हम पेटेंट्स की बात करते हैं, कॉपीराइट की बात करते हैं, वो एक अलग से मेरे पास एक इंटेंजिबल एसेट है जो अलग से आइडेंटिफाइबल है और कल को चाहूँ तो मैं उसको अलग से सेल आउट भी कर सकता हूँ. जब मैं इंटरनली जनरेटेड गुडविल की बात करता हूँ, इंटरनली जनरेटेड गुडविल यानी कि एक ब्रांड वैल्यू है. फॉर एग्जांपल आप कोई भी एक ब्रांड लीजिए, फॉर एग्जांपल हम डोमिनोज की बात करते हैं या केएफसी की बात करते हैं, उसके अंदर उनकी एक ब्रांड वैल्यू है, वो इंटरनली जनरेटेड उनकी एक गुडविल है जो उन्होंने ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स उन्होंने वो अर्न की है. क्या वो अलग से निकाल के उस चीज को सेपरेट आउट करके अलग से सेल आउट कर सकते हैं? नहीं, अनलेस एंड अनटिल वो एक्विजिशन होगा तभी. जब उसका एक्विजिशन होगा तब होगी ये चीजें. या फिर अगर मैंने किसी बिजनेस को एक्वायर किया, जब मैं एसेट से ज्यादा वैल्यू देता हूं तो वो एक तरीके से गुडविल का पार्ट है, वो होगी. तो वो चीजें हम मतलब दैट इज समथिंग जो आइडेंटिफाइबल है, अलग से सेल आउट हो रही है. बट अलग से अगर मैं देखूँ तो जो गुडविल जो जनरेट होती है, इंटरनली जनरेटेड गुडविल जो ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स होती है, क्या वो सेपरेट आउट हो सकती है? नहीं. सो लेकिन अगर कोई भी ऐसा इंटेंजिबल एसेट है जो सेपरेट आउट हो सकता है फर्म से, जस्ट राइजिंग बिकॉज ऑफ द कॉन्ट्रेक्चुअल और लीगल लायबिलिटी, फर्म का उसके ऊपर कंट्रोल है, मुझे पता है कि फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स मेरे को मिलने वाले हैं, मेरे को बेनिफिट मुझे मिल सकते हैं, ये प्रोबेबल है, ये हाईली प्रोबेबल है, मतलब मुझे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट एक्सपेक्टेड तो है प्लस हाईली प्रोबेबल भी है कि मुझे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेंगे ही मिलेंगे. प्लस आपकी जो कॉस्ट है वो आप रिलायबली मेजर कर सकते हैं. अगर दीज कंडीशंस गेट सेटिस्फाइड देन वी कैन से द इंटेंजिबल एसेट कैन बी आइडेंटिफाइड, या वो आइडेंटिफाइबल इंटेंजिबल एसेट है. ठीक है. अगर हम आइडेंटिफाइबल इंटेंजिबल एसेट की फिर रिकॉर्डिंग कैसे करेंगे, तो हम सेपरेट आउट कर सकते हैं फ्रॉम, जैसे अभी हमने एग्जांपल किया, पेटेंट्स हो गए, ट्रेडमार्क्स हो गए, कॉपीराइट्स हो गए, फ्रेंचाइज हो गए, दीज आर द आइडेंटिफाइबल इंटेंजिबल एसेट्स. अनआइडेंटिफाइबल कौन से होते हैं? बेसिकली जो सेपरेट आउट नहीं कर सकते, जैसे हमने देखा कि गुडविल जो होती है, जो बिजनेस ओवर द पीरियड ऑफ ईयर अर्न कर रहा है, वो आपकी अनआइडेंटिफाइबल होगी. ठीक है जी. उसके बाद अब यूजफुल लाइफ के बेसिस पे मैं इंटीग्रेशन मतलब बाइफिकेशन करता हूँ इंटेंजिबल एसेट्स. तो यूजफुल लाइफ के बेसिस पे एक होता है कि जो इनडेफिनेट लाइफ है, मतलब उसका कोई अंत नहीं है, जब तक आपका बिजनेस गोइंग कंसर्न पे जा रहा है तब तक उसका बेनिफिट आपको मिलने वाला है. एक होता है टेंजिबल इन मतलब जो व्हाट आई एम सेइंग, द फाइनाइट लाइफ, जिसकी एक लाइफ एक लिमिटेड है, जिसके अंदर फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं, फॉर एग्जांपल कॉपीराइट की बात करिए, पेटेंट की बात करिए, लाइसेंस हमने लिया है कोई टावर का, जो टेलीकॉम टावर्स होते हैं उसका हमने लाइसेंस लिया, लाइसेंस हर 10 ईयर्स में फॉर एग्जांपल एक्सपायर होने वाले, तो उसकी एक लाइफ लिमिटेड हो गई. तो उसको हम अमोर्टाइज करेंगे. अमोर्टाइज बोले तो डेप्रिसिएशन जिसको हम बोलते हैं, डेप्रिसिएट करोगे आप उसको ओवर द यूजफुल लाइफ, जिसकी एक लाइफ लिमिटेड है. फॉर एग्जांपल पेटेंट फ्रेंचाइजी विद स्पेसिफिक एक्सपायरेशन डेट अगर है तो. लेकिन अगर वो इंडेफिनिट लाइफ है तो फिर अमोर्टाइज आप कर ही नहीं सकते. ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या करोगे? डिवाइड बाय इनफाइनाइट कर सकते हो? नहीं कर सकते ना. तो जिसकी वैल्यू इनडेफिनिट है उसको आप अमोर्टाइज नहीं कर सकते. लेकिन हाँ, हमें इम्पेयरमेंट करना पड़ेगा. अगर कल को उसकी वैल्यू मुझे पता चल रहा है कि उसकी वैल्यू डाउन हो रही है, उसकी वैल्यू जितनी मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर है इतनी नहीं है, तो मुझे इम्पेयरमेंट करना पड़ेगा. एटलीस्ट मुझे एनुअली चेक करना चाहिए कि क्या बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर जो वैल्यू आ रही है इज इट फाइन और इट रिक्वायर सम काइंड ऑफ मॉडिफिकेशन.
आगे बढ़ते हैं। जब मैं रिकॉग्निशन की बात करता हूँ तो इंटेंजिबल एसेट्स को आप रिकॉग्नाइज कैसे करने वाले हो। फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम बात करते हैं जो इंटरनली आपने चीजें डेवलप करी हैं। फॉर इंस्टेंस अगर हम R&D एक्सपेंडिचर की बात करते हैं, जो आपका R&D एक्सपेंडिचर होता है जिसके अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर होता है, जिसके अंदर आप गुड्स, जो भी कोई नया प्रोडक्ट आप डेवलप करने का ट्राई कर रहे हैं, इनोवेटिव प्रोडक्ट आप डेवलप कर रहे हैं, जब वो रिसर्च स्टेज में है, जब पता चल रहा है कि उसकी टेक्निकल फीजिबिलिटी जब तक नहीं आ जाती, तब तक जब 4-5 कंडीशन जब भी पढ़ने वाले, जब तक टेक्निकली फीजिबिलिटी उसकी डेवलपमेंट स्टेज तक नहीं पहुंच जाता, उससे पहले जितना भी एक्सपेंडिचर होगा वो सर आपका रिसर्च एक्सपेंडिचर है। यूजुअली इन द IFRS, यूजुअली क्या हम बोले तो देखा जाए तो IFRS के अंदर और US गैप के अंदर दोनों तरीके से, दोनों जगह पे हम उसको एक्सपेंस ऑफ करने वाले, उसको कैपिटलाइज नहीं करेंगे बुक्स अकाउंट्स के अंदर। लेकिन जो भी हमारी डेवलपमेंट कॉस्ट होती है, डेवलपमेंट कॉस्ट को हम कैपिटलाइज करते हैं, लेकिन सब्जेक्ट टू कंडीशन की अगर आपके जो क्राइटेरिया है वो मीट आउट होनी चाहिए। क्राइटेरिया क्या है? IFRS बोलता है कि आपकी टेक्निकली फीजिबिलिटी आपकी होनी चाहिए कि यस नाउ इट्स टेक्निकली फीजिबल, एक इस स्टेज तक पहुंच चुका है, नाउ इट्स टेक्निकली फीजिबल कि मैं इस एसेट को कंप्लीट कर दूंगा। फर्स्ट थिंग, आपका जो इंटेंट है वो यूज करने के लिए होना चाहिए कि आप इंटरनल यूज करने वाले हो बिजनेस के अंदर फॉर द बेटर प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी, या फिर आप उसको सेल करने वाले हो मार्केट के अंदर। आपके पास एबिलिटी है कि वो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट जनरेट करेगा, तभी तो वो एसेट है। अगर उसके अंदर मेरे को फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट क्या होता है? इन फ्यूचर मुझे कुछ कैश फ्लोज, एडिशनल कैश फ्लोज मिलने वाले काइंड ऑफ थिंग। तो अगर मुझे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट ही नहीं मिल रहे हैं, FEBs मुझे नहीं मिल रहे, तो वो एसेट ही नहीं होता यूजुअली। तो अगर उसके पास एक एबिलिटी होनी चाहिए, जो भी डेवलप मैं कर रहा हूँ आइटम, जो भी गुड्स या जो भी कोई नया एसेट में डेवलप करना चाह रहा हूँ, उसके अंदर फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट एबिलिटी होनी चाहिए। और आपके पास अवेलेबिलिटी होनी चाहिए एडिक्वेट रिसोर्सेज की कि यस वो टेक्निकल फीजिबल तो है, बट आपके रिसोर्सेज नहीं है तो वो एसेट बन ही नहीं पाएगा। तो अगर वो टेक्निकल फीजिबल भी है, रिसोर्सेज भी हैं, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट भी मिलने वाला है, प्लस मैं उसको यूज या सेल करने वाला हूं, अगर ये चारों चीजें सेटिस्फाई होती हैं एज पर द IFRS, तो हम बोलेंगे कि वो डेवलपमेंट स्टेज तक पहुंच चुका है। और उसके बाद जो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर जो होगा वो उसको मैं कैपिटलाइज कर सकता हूँ और बाद में अमोर्टाइज करूंगा एज पर द यूजफुल लाइफ। US गैप क्या बोलता है? US गैप बोलता है भैया मेरे को नहीं पता, मैं तो उसको हमेशा एक्सपेंस ऑफ करने वाला हूँ, मैं इसकी सेग्रीगेशन नहीं कर रहा हूँ बिटवीन द रिसर्च स्टेज एंड द डेवलपमेंट स्टेज। मैं उसको 100% क्या करने वाला हूँ, उसको कैपिटलाइज नहीं करने वाला हूँ, उसको एक्सपेंस ऑफ यानी P&L के अंदर जाएगा। तो आपका जो US गैप है वो बोलता है कि P&L के अंदर जाएगा। IFRS बोलता है अगर रिसर्च है तो एक्सपेंस में जाएगा, और डेवलपमेंट है तो हम कैपिटलाइज कर सकते हैं, बट सर्टेन टू सब्जेक्ट सर्टेन कंडीशंस। नाउ लेकिन US गैप के अंदर एक एक कैविएट है, जिसके अंदर वो बोलता है कि अगर आप सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, अगर सॉफ्टवेयर इंटरनल यूज के लिए बना रहे हो या सॉफ्टवेयर एक्सटर्नल सेल के लिए बना रहे हो, तो आप उसको कैपिटलाइज और रिसर्च यानी डेवलपमेंट के अंदर सेग्रीगेट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो एक्सटर्नल सेल जब आप करने वाले हो, कैपिटलाइज आफ्टर द टेक्निकल फिजिबिलिटी करने वाले हैं, या फिर अगर इंटरनल यूज करने के लिए आप कोई चीज सॉफ्टवेयर बना रहे हो तो कैपिटलाइज करेंगे व्हेन प्रोबेबल टू इंटेंडेड यूज। इज इट क्लियर? अब हम कैपिटलाइज करने की बात कर रहे हैं, एक्सपेंस ऑफ करने की बात कर रहे हैं। जब मैं कैपिटलाइज करने की बात करता हूँ किसी भी इंटेंजिबल एसेट को बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर, तो कैपिटलाइज करने से मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे क्या इंपैक्ट करने पड़ने वाला है? तो भैया जो आपका एक्सपेंस ऑफ जो 100 रुपीज की आइटम जो आपने एक्सपेंस किया है, वो 100 रुपीज की आइटम P&L में ना जाके आपकी बैलेंस शीट में चली गई, और ओवर द ईयर्स वो धीरे धीरे टुकड़ों में P&L के अंदर आने वाली है। तो यानी आपका प्रॉफिट इनिशियल लेवल पे यानी फर्स्ट ईयर पे, 0 ईयर पे जो हमारा आज के दिन है, वो आपका P&L इंपैक्ट नहीं हो रहा है, लेकिन ओवर द कमिंग पीरियड ऑफ ईयर्स वो धीरे धीरे इंपैक्ट रहेगा। तो यानी कि आपकी नेट इनकम आज की डेट में तो जिस साल कैपिटलाइज कर रहे हो उस साल में तो इनकम चली जाएगी ऊपर, लेकिन जब गोइंग फॉरवर्ड जो ईयर्स आएंगे उसके अंदर क्योंकि आप डेप्रिसिएशन या अमोर्टाइजेशन डालने वाले हो, तो आपको नेट इनकम में थोड़ा सा रिडक्शन मिलेगा। उसके बाद आपके एसेट और इक्विटी बिल्कुल बढ़ने वाले हैं जी। आपने बैलेंस शीट के अंदर एक एसेट डाल दिया, तो अगर एसेट बढ़ेगा तो इक्विटी भी बढ़ेगा, तो आपकी एसेट और इक्विटी क्या बढ़ने वाले, कैपिटलाइजेशन ईयर में बढ़ने वाले हैं। प्लस कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी ज्यादा होने वाला है, क्योंकि आपका एक्सपेंडिचर तो उसके अंदर आ नहीं रहा, आपका इनकम जो है वो हायर साइड पे है। लेकिन कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी भैया माइनस हो जाएगा, क्योंकि आप वहां पे उसको माइनस एक्सपेंडिचर करके दिखाओगे कि मैंने एक्सपेंस किया है, क्योंकि एसेट पे गया है, तो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आने वाला है। उसके बाद हम बात करते हैं परचेज इंटेंजिबल एसेट्स। फॉर एग्जांपल मैंने कॉपीराइट परचेज कर लिया, राइट, पेटेंट कुछ परचेज कर लिया, तो यूजुअली कॉस्ट पे परचेज करूंगा, मतलब कॉस्ट पे रिकॉर्ड करूंगा। कॉस्ट यूजुअली होती क्या है, जो आपने उस समय फेयर वैल्यू प्राइस पे किया होगा, तो यूजुअली द फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड होएगा। अगर परचेज आपने एज अ ग्रुप किया, फॉर एग्जांपल मैंने स्लम सेल के अंदर बहुत सारे एसेट्स को परचेज कर लिया, तो आप उस जो टोटल लमसम वैल्यू है उसको बाइफरकेट कर देंगे, उसको सेग्रीगेट कर देंगे ईच एसेट में बेसिस द फेयर वैल्यू। ठीक है। अब हम बात करते हैं बिजनेस कॉम्बिनेशन की। कंपनी ए ने कंपनी बी को एक्वायर कर लिया। मैं एक्वायरिंग कंपनी हूँ, सामने वाली टारगेट कंपनी, मैं प्रीडेटर कंपनी हूँ, सामने वाली टारगेट कंपनी, मैंने उसको एक्वायर कर लिया। अब एक्वायर किया है तो कल के दिन फॉर एग्जांपल उसके पास 1000 करोड़ के एसेट पड़े हुए थे, मैंने उसको प्राइस पे किया कंसिडरिंग द ब्रांड वैल्यू एंड एवरीथिंग। उसकी मार्केट में रेपुटेशन क्या है, उसके पास कितने कस्टमर्स है, कस्टमर का बेस क्या था, मार्केट में रेपुटेशन कितनी है, कितनी सेल्स कर रहा है, कितना प्रॉफिट है, एवरीथिंग के बेसिस पे मैंने उसको पे किए हैं 1200 करोड़ रुपीज। और वैल्यू कितनी थी एसेट्स की?
100 करोड़ रुपीज। और 100 करोड़ वैल्यू जब मैं बात करता हूँ तो मैं फेयर वैल्यू की बात करता हूँ। जब मैं गुडविल कंप्यूटेशन की बात कर रहा हूँ, मैं कॉस्ट की बात नहीं कर रहा, मैं उसकी बैलेंस शीट की बात नहीं कर रहा कि बैलेंस शीट में 1000 करोड़ का एसेट दिख रहा है, नहीं। फेयर वैल्यू, जिस एसेट को मैंने एक्वायर किया उसकी फेयर वैल्यू कितनी थी सर? उसकी फेयर वैल्यू 1000 करोड़ थी। मैंने पे कितना किया सर? 1200 करोड़। यानी डिफरेंस कितना हो गया जो मैंने एक्स्ट्रा पे किया? वो 200 करोड़ का है, एंड दैट इज समवेयर दैट इज नोन एज अ गुडविल। इंटरनल जनरेटेड गुडविल, गुडविल आपकी हमेशा एक्सपेंस में जाएगी। एक्सपेंस में जाएगी, बेसिकली उसकी कोई वैल्यू ही नहीं होती है। आपकी इंटरनल जनरेटेड गुडविल आपका एक्सपेंस में जाएगी, हम ये बोलते हैं। और जो आपकी एक्वायर्ड गुडविल है, जो आपने एक्विजिशन के टाइम पे परचेज की है, वो आपकी बैलेंस शीट के अंदर आती है। तो एक्विजिशन मेथड के बेसिस पे अकाउंटिंग होती है। उसके बाद प्राइस एलोकेट होता है आइडेंटिफाइबल एसेट एंड लायबिलिटीज के बेसिस पे फेयर वैल्यू। हम फेयर वैल्यू के बेसिस पे बाइफिकेशन करते हैं। जो रिमेनिंग बचता है, फॉर एग्जांपल हमने परचेज प्राइस जो हमने पे किया था, वो हमने पे किया था लेट सपोज 1200 मिलियन डॉलर्स हमने पे किया है। फेयर मार्केट वैल्यू, हम बात करें फेयर मार्केट वैल्यू की, नॉट कॉस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं कॉस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, फेयर मार्केट वैल्यू की बात कर रहा हूँ। फेयर मार्केट वैल्यू माइनस करेंगे जो आपने एसेट एक्वायर कर लिया, प्लस अगर आपने सामने वाली कंपनी को एक्वायर किया और उसने कोई एसेट आइडेंटिफाई नहीं किया हुआ था, बट आपको पता है उसकी फेयर मार्केट वैल्यू क्या है, तो आप वो भी माइनस करोगे अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड करने वाले। और जो बाकी बचा हुआ एक्सेस आपने पे किया है, जो आपने एक्सेस पे किया है, वो आपका क्या आ जाएगा? वो आपकी गुडविल है। और जो भी आप बिजनेस कॉम्बिनेशन के टाइम पे आप गुडविल एक्वायर करते हो, वो आपको कैपिटलाइज करनी होती है। और जो इंटरनल जनरेटेड गुडविल होती है, वो हमेशा एक्सपेंस ऑफ में जाती है, वो बैलेंस शीट के अंदर नहीं जाती है। इज इट क्लियर? अब बात करते हैं सर इम्पेयरमेंट कैसे करनी है। मैंने इंटेंजिबल एसेट को देख तो लिया कि रिकॉर्ड कैसे करना है, जब एक्वायर करेंगे किस किस को कैपिटलाइज करना है, किस किस को एक्सपेंस ऑफ करना है। अब इम्पेयरमेंट की बात करते हैं। एक्सपेंस ऑफ जिनको कर दिया हो तो चलेगा, पी&एल के अंदर उनकी कहानी खत्म हो गई। अब पड़े हुए हैं कुछ एसेट आपकी बैलेंस शीट के अंदर जिनको आपने कैपिटलाइज किया है। अब उस कैपिटलाइज एसेट को भी तो हटाना पड़ेगा ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स, या अगर हटाना नहीं है, जिसकी इंडेफिनिट लाइफ है, तो उसको कैसे डील करना है, वो भी देखते हैं सर। ठीक है जी। अगर आपके पास कोई ऐसा एसेट है जो आप यूज करने वाले हो, एसेट हेल्ड फॉर यूज, आप बिजनेस में यूज करने वाले हो, फॉर एग्जांपल हम लाइसेंस की बात करते हैं, पेटेंट्स की बात करते हैं, कॉपीराइट की बात करते हैं, मैंने सेल करने के लिए नहीं खरीदा सर, मैंने अपने बिजनेस के यूज के लिए खरीदा है। तो उसमें हम डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन कैसे करते हैं? जो उसकी यूजफुल लाइफ है उसको हम स्प्रेड कर देते हैं कॉस्ट को। यानी कि जो भी आपकी वैल्यू है उसको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ ईयर से, नंबर ऑफ ईयर से जिसकी उसकी लाइफ हो जाएगी, जो उसकी लाइफ है उससे डिवाइड कर दो, तो अपने कॉस्ट को स्प्रेड आउट कर दिया ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स। उसके बाद इम्पेयरमेंट रिक्वायरमेंट क्या करता है? तो आईएफआरएस अलग बात बोलता है और यूएस गैप अलग बात बोलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको ढंग से समझ लीजिए। आईएफआरएस बोलता है कि सर जो आपकी कॉस्ट है, जिस वैल्यू आपने बैलेंस शीट के अंदर डाली हुई है चीज, वो वर्सेस द रिकवरेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर। तो हम क्या बोलते हैं? कैरिंग अमाउंट और रिकवरेबल अमाउंट विच एवर इज लोअर आपकी वैल्यू होनी चाहिए, हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। यानी अगर आपकी रिकवरेबल अमाउंट ज्यादा है और कैरिंग अमाउंट कम है, तो यानी कि वो ठीक है, कोई बात नहीं। बट अगर आपकी रिकवरेबल अमाउंट कम हो गई और कैरिंग अमाउंट ज्यादा है, तो जो बीच का डिफरेंस है दैट इज इम्पेयरमेंट लॉस, वो आपको डालना पड़ेगा, वो आपको डालना पड़ेगा। अमोर्टाइज तो आप कर रहे थे, बट वो करंट एसेट जो कैरिंग वैल्यू आ रही है आपकी टेंजिबल इंटेंजिबल एसेट की, वो कैरिंग अमाउंट तो ज्यादा आ रही है, रिकवरेबल अमाउंट तो कम है, जो बीच का डिफरेंस है वो क्या है? इम्पेयरमेंट लॉस है, वो पी&एल के अंदर जाएगा। अब सर रिकवरेबल अमाउंट कैसे कंप्यूट करनी है? सो रिकवरेबल अमाउंट हम बोलते हैं हायर होगी, किसकी हायर होगी? फेयर वैल्यू क्या है माइनस जो सेलिंग के खर्चे आएंगे वो, या फिर वैल्यू इन यूज। वैल्यू इन यूज क्या होता है कि प्रेजेंट वैल्यू करना है, जो मुझे उस एसेट से फ्यूचर कैश फ्लोज आने वाले हैं उनका डिस्काउंटिंग फैक्टर करके आज की डेट में वैल्यू क्या है। 5 साल में मुझे मिलने वाले 500 करोड़, पर आज की डेट में 500 करोड़ की वैल्यू आज की डेट में क्या है वो मुझे चेक करना है ना। तो प्रेजेंट वैल्यू निकालता हूँ फ्यूचर कैश फ्लोज की, तो वैल्यू इन यूज या फेयर वैल्यू माइनस सेलिंग कॉस्ट विच एवर इज हायर जो होगा वो आपकी रिकवरेबल अमाउंट बनती है। और रिकवरेबल अमाउंट या कैरिंग अमाउंट विच एवर इज लोअर वो आपकी वैल्यू होनी चाहिए। और कैरिंग अमाउंट और रिकवरेबल अमाउंट को जो डिफरेंस होता है बेसिकली वो आपका क्या होता है? इंपेयरमेंट लॉस होता है। और आईएफआरएस बोलता है कि रिवर्सल अलाउड तो है, कल के दिन अगर मेरी वैल्यू रिकवर हो रही है, कल के दिन मेरी वैल्यू एसेट की वैल्यू ज्यादा बढ़ गई, आज के दिन कम थी, मैंने इम्पेयरमेंट लॉस डाल दिया पी&एल के अंदर, कल के दिन बढ़ गई तो रिवर्सल अलाउड है, बट अब टिल द लेवल ऑफ कॉस्ट से ऊपर आप नहीं जा सकते। इज दैट क्लियर? अब बात करते हैं यूएस गैप की। यूएस गैप थोड़ी सी अलग बात करते हैं, बात सिमिलर है बट तरीका थोड़ा सा अलग है। वो बोलते हैं कि सबसे पहले इंडिकेशन चेक करो। हम बोलते हैं कि रेगुलरली चेक करना पड़ता है आपको, एनुअल असेसमेंट करता है, लेकिन आईएफआरएस बोलता है कि अगर कोई इंडिकेशन है तभी चेक करना है, अगर कोई इंडिकेशन है तभी चेक करना है। यूएस गैप ये नहीं बोलता कि आप एनुअली इम्पेयरमेंट लॉस चेक करो, नहीं। यूएस गैप बोलता है कि जब कोई ऐसी इंडिकेशन है, कोई ऐसा अलग से कोई सर्कमस्टांसिस, जब कुछ ऐसे इवेंट्स अकर हो रहे हैं जिसकी बेसिस पे लग रहा है कि हाँ इम्पेयरमेंट हो सकता है, तभी यूएस गैप बोलता है कि आपको इम्पेयरमेंट चेक करना है। उसके बाद इंडिकेशन टेस्ट हो गया। अब बात करते हैं हम अलग से रिकवरेबिलिटी टेस्ट भी करते हैं। रिकवरेबिलिटी टेस्ट क्या बोलता है कि आपके जो अनडिस्काउंटेड कैश फ्लोज हैं, जो आपके अनडिस्काउंटेड कैश फ्लोज हैं, अगर वो उनकी वैल्यू ज्यादा है एज कंपेयर टू द कैरिंग वैल्यू, तो हम इम्पेयरमेंट करेंगे। ऊपर हम क्या बोल रहे थे? ऊपर हम बोल रहे थे कैरिंग वैल्यू
अगर कम है, कैरिंग वैल्यू सॉरी ज्यादा है एज कम्पेयर टू द रिकवरेबल अमाउंट, तो इम्पेयरमेंट आएगा। ये कुछ और बोल रहा है, ये बोल रहा है कि जो आपके अनडिस्काउंटेड कैश फ्लोज है, अभी हमने क्या निकाला था, वैल्यू इन यूज कैसे निकाली थी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश फ्लोज। यह बोल रहा है कि प्रेजेंट वैल्यू नहीं निकालो सर, आपको टेस्ट करना है ना इम्पेयरमेंट करना है कि नहीं करना। तो इम्पेयरमेंट करना है कि नहीं करना, उसके लिए एक टेस्ट है। आपके जो अनडिस्काउंटेड कैश फ्लोज हैं, अगर वो ज्यादा आ रहे हैं, उनकी वैल्यू जो ज्यादा है, अनडिस्काउंटेड बोल रहा हूँ मैं, अभी प्रेजेंट वैल्यू नहीं निकाली मैंने, अनडिस्काउंटेड कैश फ्लो की वैल्यू ज्यादा है एज कम्पेयर टू द कैरिंग अमाउंट, तो इम्पेयरमेंट तो होना है। बट इन दोनों का डिफरेंस इम्पेयरमेंट लॉस नहीं है। इम्पेयरमेंट होना है कब होगा, जब मेरी कैरिंग वैल्यू ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू द अनडिस्काउंटेड कैश फ्लो से, तब मुझे ये इम्पेयरमेंट करना है। बट इम्पेयरमेंट कितने अमाउंट से करना है वो देख लेते हैं। आपको इम्पेयरमेंट करना है रिटर्न डाउन टू द फेयर वैल्यू तक लाना है। हम फेयर वैल्यू माइनस सेलिंग कॉस्ट भी नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे ऊपर हम माइनस सेलिंग कॉस्ट कर रहे थे, यहाँ पे हम सेलिंग कॉस्ट नहीं कर रहे। अगर फेयर वैल्यू अवेलेबल नहीं है तो डिस्काउंटेड फ्यूचर कैश फ्लोज ले सकते हैं। ठीक है जी, तो अब तक हमने क्या बोला कि ऊपर आईएफआरएस क्या बोलता है, एनुअल असेसमेंट करना है। एनुअल असेसमेंट करने के बाद जो इम्पेयरमेंट कितने अमाउंट का होगा, इम्पेयरमेंट लॉस जो आपका आएगा वो कैरिंग अमाउंट अगर आपकी ज्यादा है एज कम्पेयर टू द रिकवरेबल अमाउंट, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो आपका इंपेयरमेंट लॉस हो जाएगा। रिकवरेबल अमाउंट कैसे निकालनी है, हायर ऑफ द वैल्यू इन यूज। वैल्यू इन यूज कैसे निकालते हैं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर कैश फ्लोज या फिर फेयर वैल्यू माइनस सेलिंग प्राइस, जो भी सेलिंग कॉस्ट आएगी उन दोनों का जो विच एवर इज हायर जो होगा वो आपका रिकवरेबल अमाउंट है। रिकवरेबल अमाउंट माइनस कैरिंग अमाउंट माइनस रिकवरेबल अमाउंट इज द इम्पेयरमेंट लॉस। यूएस गैप बोलता है कि हमेशा चेक नहीं करना, जब कोई इवेंट्स या सर्कमस्टांसेस ऐसे होंगे तभी चेक करना है। उसके बाद रिकवरेबिलिटी टेस्ट करना है कि अभी इम्पेयरमेंट की एक्चुअल में रिक्वायरमेंट है कि नहीं है। रिकवरेबिलिटी टेस्ट ये बोलता है कि अगर आपकी कैरिंग अमाउंट ज्यादा है एज कम्पेयर टू द अनडिस्काउंटेड कैश फ्लो से, तो हाँ आपको इम्पेयरमेंट करना पड़ेगा। इम्पेयरमेंट कितनी अमाउंट से करना है, तो इम्पेयरमेंट करना है प्रेजेंट वैल्यू फेयर वैल्यू से। इम्पेयरमेंट किससे करना है, रिटर्न डाउन लेके आओगे, सिर्फ फेयर वैल्यू तक लेके आओगे। फेयर वैल्यू में से सेलिंग कॉस्ट माइनस नहीं कर रहा मैं, खाली फेयर वैल्यू तक लेके आऊंगा। लेकिन अगर फेयर वैल्यू अवेलेबल नहीं है तो फिर प्रेजेंट वैल्यू करूंगा मैं, अपने फ्यूचर कैश फ्लोज की डिस्काउंटेड वैल्यू निकाल लूंगा और फिर उससे माइनस करके निकाल दूंगा। लॉस रिकॉग्नाइज करोगे, लेकिन इसके अंदर रिवर्सल अलाउड है नहीं। आप इसके अंदर रिवर्सल अलाउड नहीं कर सकते। एक एक्सेप्शन है हेल्ड फॉर सेल एसेट की, जिसको अभी हम देखने वाले हैं आगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या इंपैक्ट आने वाला है, मैंने कहा इम्पेयरमेंट अगर कुछ भी होगा करोगे आप, तो उसकी आपकी वैल्यू जो एसेट की है वो कम हो जाएगी, एसेट कम तो इक्विटी कम, और आपका क्योंकि इम्पेयरमेंट लॉस आप पीएनएल के अंदर डालने वाले तो आपकी इनकम भी कम हो जाएगी, और आपका आरओए और जो आरओई है वो भी आपका कम हो जाएगा। डेट टू इक्विटी रेशियो एंड डेट टू एसेट रेशियो आपकी इंक्रीज होने वाली है। आपकी डेट टू इक्विटी रेशियो जो कि इक्विटी डिनोमिनेटर में है, डेट टू एसेट यानी एसेट डिनोमिनेटर में और इक्विटी एसेट में दोनों डाउन जा रहे हैं, तो ये आपकी रेशियो इंक्रीज होने वाली है। कैश फ्लो पे कोई इंपैक्ट पड़ेगा नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने इसके अंदर कैश इंपैक्ट नहीं हो रहा है। इम्पेयरमेंट करने के बाद आपका जो डेप्रिसिएशन अमाउंट है ओवर द नेक्स्ट पीरियड ऑफ ईयर्स, क्योंकि वो आपकी एसेट कम हो गई, तो जो स्प्रेड आउट जो रेशियो निकाली थी हम 10-10 माइनस कर रहे थे हर ईयर में, अब वो 8-8 माइनस होगा फॉर एग्जाम्पल। तो उससे आपकी जो इनकम है आरओए है आरओई है वो थोड़ा ऊपर चला जाएगा। उसके बाद कोई डायरेक्ट कैश फ्लो इंपैक्ट नहीं आता जब तक आप एसेट को डिस्पोज ऑफ नहीं करते। और इम्पेयरमेंट जो बेसिकली होता है वो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट जजमेंट के ऊपर थोड़ा सा बेस्ड होता है, क्योंकि जब मैं वैल्यू इन यूज की निकालता हूँ, फ्यूचर कैश फ्लोज की आज की प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहा हूँ कहीं ना कहीं, सो दिस इज समवेयर द जजमेंटल थिंग, दिस इज नॉट समथिंग जो मुझे मार्केट से रेडिली अवेलेबल चीजें हो जाएंगी। उसके बाद इनडेफिनेट लिव्ड है सर, मतलब आज आपने तो ऊपर बोला कि कैरिंग वैल्यू देख लो फिर इम्पेयरमेंट कर दो, मैंने कहा सर ये तो इनडेफिनेट लिव्ड है, अमाउंटाइज तो हम करते ही नहीं है, इम्पेयरमेंट करते हैं सीधा। तो जो इंडेफिनेट लिव्ड एसेट है, फॉर एग्जांपल गुडविल हो गया, सर्टेन ब्रांड नाम ट्रेडमार्क जिनकी हमें कोई एक्सपायरेशन नहीं है जिनकी बेसिकली, उनको हम अमाउंटाइज नहीं करते, उसको हम इम्पेयरमेंट के लिए चेक करते हैं एनुअली। और हम एसेट कैसे करते हैं, अगर एसेट इम्पेयर कब होगा, जब कैरिंग वैल्यू आपकी फेयर वैल्यू से ज्यादा होगी, और रिटर्न डाउन आप करोगे टिल द फेयर वैल्यू, और जो भी लॉस होगा वो आपका कहाँ चला जाएगा, पीएनएल के अंदर चला जाएगा। रिवर्सल अलाउड है आईएफआरएस के अंदर, तो रिवर्सल अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं है। लिमिट टू द ओरिजिनल लॉस या बोले तो कॉस्ट, जो आपकी कॉस्ट थी या फिर जितना आपने इम्पेयरमेंट लॉस अपने पीएनएल के अंदर डाल के रिकॉग्नाइज किया ओवर द इयर्स, आप उतने तक ही रिवर्सल अलाउड है। उससे ऊपर यानी कॉस्ट से ऊपर तो आप जा ही नहीं सकते। यूएस गैप क्या बोलता है, रिवर्सल अलाउड नहीं है सर, आर जनरली नॉट परमिटेड फॉर द इंडेफिनेट लिव्ड एसेट। यूएस गैप रिवर्सल अलाउ करता ही नहीं, बट सर्टेन टू वन एक्सेप्शन, दैट इज द एसेट फॉर सेल अगर आपने रखा हुआ है, हेल्ड फॉर सेल रखा हुआ है तो ही, अदरवाइज नहीं। उसके बाद अब सर हेल्ड फॉर सेल क्या होता है वो तो बता दो। आप हेल्ड फॉर सेल कर तो रहे हैं, बट व्हाट इज एक्चुअली द हेल्ड फॉर सेल, वो एक बार देखते हैं। तो उसके बाद जब मैं हेल्ड फॉर सेल की बात करता हूँ, यानी कि लॉन्ग लिव्ड एसेट है, बट मैंने अपने मन में रखा है कि इसको बेचना है, ये कोई वैल्यू का नहीं है, कोई कॉपीराइट है या कोई ट्रेडमार्क मेरे पास पड़ा हुआ है, कोई पेटेंट है, मुझे पता है यार ये बेचना है, मेरे मन में आ गया। अब बेचने वाली चीजें आएगी कब होगी,
एक तो फर्म का इंटेंशन है मेरा पूरा पूरा बेचने का, ये नहीं कि मैं बोल रहा हूँ हाँ बेचेंगे यार, इसको कोई मन नहीं कर रहा, नहीं, इस बात से नहीं होगा। आपकी इंटेंशन होनी चाहिए, यानी फर्म की प्रॉपर इंटेंशन होनी चाहिए कि आप उसको बेचने ही वाले हैं। सेल जो है वो हाईली प्रोबेबल है, 80 to 90% आपको पता है कि यार ये बिकेगा ही बिकेगा, फर्म ने पूरी पूरी इंटेंशन है। प्लस एसेट जो आपका जो इंटेंजिबल एसेट वो रेडिली अवेलेबल है, कि आज की डेट में जिस कंडीशन में वो मेरे पास पड़ा हुआ है, जिस तरीके से मेरे पास वो पड़ा हुआ है, मैं आज के दिन उसको पक्का पक्का बेच सकता हूँ। उसके अंदर कोई मॉडिफिकेशन किसी तरीके से मुझे कोई रिन्यूअल नहीं कराना, काइंड ऑफ थिंग। फॉर एग्जांपल हम बोल सकते हैं मेरे पास लाइसेंस पड़ा हुआ है, आज की डेट में मेरे पास इंटेंजिबल एसेट पड़ा हुआ है लाइसेंस के रूप में, मैं उसको आज की डेट में बेच सकता हूँ। मेरे को उसका रिन्यूअल नहीं कराना, कुछ मेरे को ये नहीं कुछ करना कि उसमें टाइम लगेगा रिन्यूअल कराने में, जब गवर्नमेंट रिन्यू कर देगी उसके बाद मैं उसको सेल कर पाऊंगा, न कि ऐसा नहीं है। आज की डेट में अवेलेबल है, इमीडिएट सेल के लिए फर्म की पूरी पूरी इंटेंशन है और सेल भी हाईली प्रोबेबल है। तभी हम मानेंगे कि उस एसेट को मैं हेल्ड फॉर यूज से शिफ्ट करके हेल्ड फॉर सेल में लेके जा सकता हूँ। तो अब आपको समझ आ गया हेल्ड फॉर सेल एसेट कौन सी होती है, जिसमें पूरा पूरा फर्म का इंटेंशन है कि ये बिकने वाली है, काइंड ऑफ थिंग। जैसे हम बोलते हैं कि आप गोइंग कंसर्न बिजनेस चला रहे थे, बट आज के दिन आपने बोला कि डिसीजन है मेरा, मैं बेचने वाला हूँ, फर्म की पूरी पूरी इंटेंशन है, आज के दिन जिस हालत में मेरे पास बिजनेस है वो पूरा पूरा बिक जाएगा, काइंड ऑफ थिंग। तो मैं बोलूंगा कि गोइंग कंसर्न मेरी स्टॉप हो जाएगी, राइट। ऐसे ही मेरा हेल्ड फॉर यूज जो एसेट पड़ा था वो हेल्ड फॉर यूज शिफ्ट हो जाएगा कहाँ पे, आपका हेल्ड फॉर सेल एसेट के अंदर, ठीक है। यानी कि अब जब मैं आगे बात करता हूँ तो आपकी जो फर्म की इंटेंशन है उसको सेल करने की, फर्स्ट थिंग, सेल आपकी प्रोबेबल है और एसेट अवेलेबल है इमीडिएट सेल के लिए, तो हम हेल्ड फॉर यूज से हेल्ड फॉर सेल में चले गए। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है, जैसे आप हेल्ड फॉर यूज से लेके हेल्ड फॉर सेल में शिफ्ट करोगे, आपका जो एसेट है अब उसके ऊपर अमोर्टाइजेशन खत्म हो जाएगी सर। अब उसके ऊपर आपने अब उसको आप डेप्रिशिएट या फिर अमोर्टाइज नहीं करेंगे, जो आप उसका रिक्लासीफाई करेंगे एज अ हेल्ड फॉर सेल। अब देखो ये दोनों चीजें, मैं डेप्रिशिएशन की बात करूँ, अमोर्टाइजेशन की बात करूँ, यानी पीपीई यानी जो टेंजिबल एसेट्स हैं या इंटेंजिबल एसेट्स के ऊपर अप्लाई हो रही हैं चीजें। तो जो एसेट है वो आपका डेप्रिशिएट नहीं होगा, या फिर अब जो आपका जो इंटेंजिबल एसेट्स है वो आपका अमोर्टाइज नहीं होगा, वहीं पे देन देयर एंड देन ओनली वो स्टॉप हो जाएंगी। उसके बाद आप उसका खाली इम्पेयरमेंट की टेस्टिंग करोगे यूजिंग द मॉडल फॉर एसेट फॉर सेल। कैसे सेल करोगे, मतलब कैसे आप इम्पेयरमेंट करोगे, किस वैल्यू पे इम्पेयरमेंट करोगे। तो एसेट इज इम्पेयर कब होगा, जब आपकी उसकी जो कैरिंग वैल्यू वो ज्यादा किससे है, फेयर वैल्यू लेस सेलिंग कॉस्ट, लेस सेलिंग कॉस्ट, दैट इज अ नेट रियलाइजेबल वैल्यू। अगर इंपेयर करेंगे तो एसेट रिटर्न डाउन हो जाएगा एनआरवी पे, और जो लॉस आप रिकॉग्नाइज कर पाओगे। क्या मैं रिवर्सल कर सकता हूँ इम्पेयरमेंट का, क्या मैं इम्पेयरमेंट का रिवर्सल कर सकता हूँ, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आपका जो एसेट है हेल्ड फॉर सेल है, तो बीट आईएफआरएस बीट यूएस गैप, आप दोनों के अंदर उसका रिवर्सल कर सकते हो। तो लॉस रिवर्सल इज परमिटेड अंडर द यूएस गैप एंड द आईएफआरएस। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप यूएस गैप और आईएफआरएस के अंदर हेल्ड फॉर सेल आप कर सकते हो। हेल्ड फॉर यूज में तो चीजें थी कि एल फॉर यूज में बोलता है कि आईएफआरएस बोलता है कि कर लो अप टू द कॉस्ट, और यूएस गैप बोलता है कि नहीं नहीं मैं तो नहीं करने दूंगा। लेकिन हेल्ड फॉर सेल के अंदर जितना आपका इम्पेयरमेंट लॉस आप डाल चुके हो उतना वापस आप रिवर्सल कर सकते हो। ओरिजिनल इम्पेयरमेंट लॉस या फिर कॉस्ट और जो बीच का जो डिफरेंस है जितना आपने ओवर द पीरियड ऑफ रिकॉग्नाइज किया है वही आप वापस ले पाओगे। और जो कैरिंग वैल्यू है आफ्टर रिवर्सल कैन नॉट एक्सीड द कैरिंग वैल्यू प्रायर टू द ओरिजिनल इम्पेयरमेंट। इज दैट क्लियर, समझ आ गया जी। अब बात करते हैं एसेट को हटाने की बात। अब मैं लॉन्ग लिव एसेट को हटा रहा हूँ बुक्स ऑफ अकाउंट से। अब तक हमने बात करी कि रिकॉग्नाइज कैसे करना है, रिकॉग्नाइज करने के बाद उसकी वैल्यू को बैलेंस शीट के अंदर कैसे करना है, कभी इंपेयर करना है, अमोर्टाइज करना है, कैसे करना है, डेप्रिशिएट करना है, वो हमने सब देख लिया। अब हम बात करते हैं लॉन्ग लिव एसेट की डी रिकॉग्निशन की। अब हम बात करते हैं डी रिकॉग्नाइज करने की। क्या मैं उस को बैलेंस शीट से हटा सकता हूँ, हटा सकते हैं बिल्कुल। कब कब हटा सकते हैं, मैंने बेच दिया, मैंने बिल्कुल ही बेच दिया, यानी कि मॉनेटरी टर्म्स में कुछ बेचा और मेरे पास पैसे आ गए, मैंने रियलाइज कर दिया मनी अमाउंट, या फिर अबैंडन कर दिया। इतनी हालत खराब थी कोई लेने वाला ही नहीं था, रद्दी वाला भी जो था वो भी बोल रहा था कि भैया ये इसकी कोई वैल्यू नहीं मिलेगी, आप उसको फेंक आओ कहीं पे, तो अबैंडन कर दिया, ठीक है। या फिर मैंने एसेट के बदले दूसरा एसेट ले लिया, एक्सचेंज कर लिया, तब मैं उस एसेट को अपनी बैलेंस शीट से हटा के नया एसेट रिकॉर्ड करूंगा, ठीक है जी। या फिर स्पिन ऑफ कर दिया, डिवीजन का स्पिन ऑफ, ये एक नया पॉइंट है, इसको देखते हैं अभी। तो सेल कर दिया आपने एसेट की, तो सेल कर दी यानी कि आपको एसेट तो रिमूव करनी पड़ेगी बैलेंस शीट से अंदर, और डिफरेंस जो होगा आपका जो डिफरेंस है वो यानी कि कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस इम्पेयरमेंट। यानी कि अगर इसको मैं शॉर्ट में बोलना चाहूँ तो ये आपकी कैरिंग अमाउंट हो जाएगी, जो भी आपकी कैरिंग अमाउंट है बैलेंस शीट के अंदर, और जो आपने सेल अमाउंट करी है, जितने आप जिस अमाउंट आपने सेल किया है, उसको जो गेन या लॉस होगा वो आपका इनकम स्टेट के अंदर आएगा, यानी गेन और लॉस रिपोर्टेड एज अ सेपरेट आइटम और विद इन द ऑपरेटिंग या अदर इनकम। अगर आपका मटेरियल है और आपको पता है कि नॉर्मली डेली करते हो तो आपको ऑपरेटिंग आइटम के अंदर आएगा, वरना वरना एज अ सेपरेट लाइन आइटम आ जाएगा, फॉर जिसका हम बोलते हैं कि ये फ्रीक्वेंट ट्रांजेक्शन नहीं है, इट्स वन ऑफ द ट्रांजेक्शन। तो किसी के ऊपर ये इम्पैक्ट ना आए कि यार इसकी सेल इतनी है, नहीं।
ठीक है। अभी जैसे लेंसकार्ट का आईपीओ आया था, उनके अंदर जो अगर उसको देखो तो वो लॉस मेकिंग कंपनी है अभी तक। और आई जस्ट बिफोर द आईपीओ उन्होंने बैलेंस शीट के अंदर, अगर आप देखो उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, उन्होंने म्यूचुअल फंड सेल कर दिए, उन्होंने डेफरमेंट की कुछ बात कर रखी है उसके अंदर। जब ये सेल की है बेसिकली, यहाँ से अमाउंट तो बहुत अच्छा आ गया, आपकी इनकम साइड तो इन्फ्लेट हो गई, बट आइडियली दिस इज नॉट वन ऑफ द रेगुलर ट्रांजेक्शन, ये वन ऑफ द ट्रांजेक्शन है, कभी कभार हो गई तो हो गई। तो यानी ये ट्रांजेक्शन ऐसी है कि शेयर होल्डर्स के ऊपर कभी ये इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए कि यार इसकी सेल इतनी नहीं, सेल नहीं है सर इतनी, सेल तो एक्चुअली रेवेन्यू इतना ही है, आपकी एक अदर इनकम आ रही है, सेपरेट लाइन आइटम पता चल रही है कि ये वन ऑफ द आइटम है, ये अलग से आपको दिखानी चाहिए। कैश फ्लो स्टेटमेंट से मैं बात करता हूँ, तो जब मैं सेल को हटाऊंगा तो गेन या लॉस जो होगा वो मेरा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी से मुझे हटाना हटाना पड़ेगा, और ये मेरी इनकम क्या है, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बेसिकली है, जिसके अंदर मैं पॉजिटिव इनफ्लो दिखाने वाला हूँ। उसके बाद अबेंडन कर दिया, मैंने कहा अबेंडन कर दिया तो सर कोई सेल वैल्यू तो आई नहीं, तो जितनी कैरिंग अमाउंट बैलेंस शीट के अंदर आ रही है वो पूरी पूरी उठा के आपको लॉस के अंदर, लॉस की तरीके से पीएनएल के अंदर डालनी पड़ेगी। जब मैं एक्सचेंज करता हूँ तो जो गेन या लॉस कितना होगा, तो जिस वैल्यू का एसेट मेरे पास आया है, जो मेरी कैरिंग वैल्यू थी ओल्ड एसेट की माइनस द फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट, जो फेयर वैल्यू थी ओल्ड एसेट की माइनस कैरिंग वैल्यू ऑफ द ओल्ड एसेट, जो बीच का डिफरेंस है वो मेरा गेन या लॉस है। जो न्यू एसेट होगा वो मेरा किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करने वाला हूँ, मैं उसको फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करने वाला हूँ। इज दैट राइट? तो फेयर वैल्यू पे रिकॉर्डिंग होगी, फेयर वैल्यू माइनस कैरिंग अमाउंट की जो डिफरेंस है वो आपका लॉस हो जाएगा, और ओल्ड एसेट को हम रिमूव करेंगे, न्यू एसेट को रिकॉर्ड करेंगे फेयर वैल्यू पे। लेकिन अगर फेयर वैल्यू न्यू एसेट की ज्यादा क्लियरली एविडेंट है तो वैल्यू उसको यूज करेंगे गेन या लॉस कंपेयर करने के लिए, यानी कि फेयर वैल्यू जो हमें वो ओल्ड एसेट या न्यू एसेट की ले सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबिलिटी। अगर न्यू एसेट की अवेलेबल है तो उसकी लो, बट अगर न्यू एसेट की वैल्यू अवेलेबल नहीं है तो अगर इधर द नीदर द फेयर वैल्यू ऑफ रिलायबली एस्टैब्लिश द न्यू एसेट इज रिकॉर्डेड एट द कैरिंग अमाउंट ऑफ द ओल्ड एसेट विद नो गेन या लॉस। अगर मुझे पता ही नहीं कि किस वैल्यू की क्या फेयर वैल्यू है मेरी न्यू एसेट की, तो हम उसको फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड ही नहीं करते, हम उसको कैरिंग वैल्यू जो मेरी कैरिंग अमाउंट थी ओल्ड एसेट की, मैं उसी अकाउंट उसी वैल्यू पे क्या कर लूंगा, उस न्यू एसेट को रिकॉर्ड कर लूंगा। तो जिस वैल्यू पे रिकॉर्ड किया माइनस कैरिंग अमाउंट, आइडियली सेम चीजें हैं, दोनों सेम वैल्यू है, तो गेन या लॉस नील। अगर फेयर वैल्यू मुझे पता है न्यू एसेट की तो फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करूंगा, फेयर वैल्यू ऑफ द आइडियली न्यू एसेट होगा, ओल्ड एसेट नहीं, फेयर वैल्यू ऑफ द न्यू एसेट माइनस कैरिंग वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट विल बी द गेन या लॉस। स्पिन ऑफ डिवीजन में क्या होता है? स्पिन ऑफ डिवीजन में हम ये बेसिकली ये बोलते हैं कि एक डिवीजन थी, जो स्पिन ऑफ ट्रांजैक्शन जब आप करते हैं तो इसके अंदर एसेट या लायबिलिटी एक एंटायर डिवीजन की, एक पूरी पूरी डिवीजन के आप उठा के एक अलग कंपनी को ट्रांसफर कर रहे हैं, एक न्यू एंटिटी क्रिएट कर रहे हैं उसकी अलग ही, एक न्यू एंटिटी क्रिएट कर दी आपने, एक डिवीजन की उठा के ही एक न्यू एंटिटी क्रिएट कर दी, उसको हम बोलते हैं स्पिनी। जो कंपनी बनी है, जो न्यू एंटिटी बनी है, इसको हम बोलते हैं क्या, इस न्यू एंटिटी को बोलेंगे स्पिनी बोलेंगे। और जो स्पिनर होगी, जो मेन कंपनी थी जिसकी डिवीजन को आपने हटाया है, तो जो मेन कंपनी है उस कंपनी के शेयर होल्डर्स को दूसरी जो नई कंपनी आपने क्रिएट की उसके भी शेयर्स आपको देने पड़ेंगे। तो यानी आइडियल देखा जाए तो कंपनी ए थी जो एक मेन कंपनी थी, अब कंपनी ए को आपने दो हिस्सों में बांट दिया, कंपनी ए तो रही रही, कंपनी बी भी आपने क्रिएट कर दी। जो कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं, ये जो स्पिनर कंपनी है बेसिकली मेरी, इसको हम स्पिनर कंपनी बोलेंगे, और ये मेरी जो कंपनी बनी है ये मेरी स्पिनी कंपनी बनी है, स्पिनी कंपनी के शेयर्स आपको शेयर होल्डर्स को देने पड़ेंगे। तो वन द स्पिन ऑफ बिकम्स प्रोबेबल, स्पिनी एसेट एंड लायबिलिटीज आर रिक्लासिफाइड एज अ एसेट फॉर यूज टू एसेट हेल्ड फॉर सेल और हेल्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि जब इस कंपनी की डिवीजन की जब हम बात कर रहे हैं, जब आपका ये प्रोबेबल हो गया है कि इस कंपनी के जो एसेट है, इस डिवीजन की जो बेसिकली डिवीजन है, ये दूसरी एंटिटी क्रिएट होने ही वाली है, तो यानी कि जो उस जो बेसिकली उस डिवीजन डिवीजन के जो एसेट्स हैं उनको हम हेल्ड फॉर यूज से हेल्ड फॉर सेल उसमें कैटेगराइजेशन में लेके आ जाते हैं। जैसे हमने हेल्ड फॉर सेल के अंदर देखा था, सारी चीजें वैसी होने वाली हैं, कोई प्रॉफिट या लॉस रिकॉर्ड नहीं होगा डिस्पोजल का। एंड स्पिनी जो है वो नो लॉन्गर कंसोलिडेटेड इन द स्पिनर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट आफ्टर द स्पिन ऑफ। ऑब्वियस ही बात है कि अगर न्यू एंटिटी क्रिएट हो गई तो मुझे कंसोलिडेट के अंदर इसको इंक्लूड नहीं करना है, यानी वो डिवीजन मेरा पार्ट नहीं है। जब मैं कंपनी ए के फाइनेंशियल बनाऊंगा, खाली कंपनी ए के रिलेटेड बनाऊंगा, तो आइडियली उसके अंदर उस डिवीजन का जो हिस्सा है वो नहीं आएगा, वो दूसरी कंपनी का, क्योंकि दूसरी कंपनी बन चुकी है तो दूसरी कंपनी का अलग से हिस्सा क्रिएट होगा। इज दैट क्लियर? अब देखते हैं कि सर डिस्क्लोजर क्या, आपने सब बता तो दिया कि पीएनएल के अंदर कैसे देख करना है, चीजें को लेके जाना है, बैलेंस शीट के अंदर किस वैल्यू पे आना है, अब डिस्क्लोजर क्या करना है, नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर क्या दिखाना है। कोई मगर शेयर होल्डर मेरी बुक्स अकाउंट्स को आके पढ़े, मेरे फाइनेंशियल्स को एनालाइज करे, तो वो क्या क्या चीजों को देखेगा। तो सबसे पहले आईएफआरएस यूज डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स है, वो बोलता है कि आपका मेजरमेंट बेसिस क्या था, कॉस्ट मेथड पे था या एक्विजिशन मेथड पे था, किस एसेट को हमने कैसे रिकॉर्ड किया है, मेथड या रेट क्या था, एक्सपेंस क्या थे, यूजफुल लाइफ क्या थी, बेसिकली ग्रॉस या नेट वैल्यू रिकंसिलेशन करेंगे, कोई रेस्ट्रिक्शन या आपने किसी एसेट को प्लेज तो नहीं कर रखा, कोई रेस्ट्रिक्शन तो नहीं है किसी एसेट के थ्रू, आपको बताना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप रिवैल्यू एसेट करते हो तो रिवैल्यूएशन डिटेल्स, फेयर वैल्यू डिटरमाइन या सरप्लस जो होगा आपका अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के अंदर जाएगा, इम्पेयरमेंट की अमाउंट कितनी थी, रिवर्सल कितना, क्या क्या सर्कमस्टांसिस थे, क्या लॉस हुआ है, कैसे बताना पड़ेगा। उसका जब मैं यूएस गैप की बात करता हूँ तो यूएस गैप का क्या बोलता है कि कितना डेप्रिसिएशन हुआ है आपका,
क्या क्लास थी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मेथड, इंटेंजिबल्स के लिए सिमिलर टू पीपी के एस्टिमेट बताएंगे, नेक्स्ट 5 ईयर्स की अमोर्टाइजेशन कैसे होने वाली यूएस गैप के अंदर, इम्पेयरमेंट के लिए डिस्क्रिप्शन, सर्कमस्टांसेस, फेयर वैल्यू मेथड, लॉस अमाउंट और लॉस जो भी लोकेशन थी। अब हम जब बात करते हैं, ये थोड़े से इंपॉर्टेंट रेशियोज या हम कैलकुलेशन कैसे करते हैं कि मुझे एसेट की एवरेज एज निकालनी है बेसिकली। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना हो चुका है आज की डेट में, आपकी बैलेंस शीट के अंदर कितना डेप्रिसिएशन दिख रहा है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ओवर द ईयर्स जो आपने किया है वो। उसके बाद उसपे हम उसको हम डिवाइड कर देंगे डेप्रिसिएशन, जो एनुअल डेप्रिसिएशन है। तो आइडियली आपके पास क्या निकल जाएगी कि इस वैल्यू को, इस एसेट की कितनी एज हो चुकी है, यानी कितने साल से हमारे पास ये एसेट है। तो डेप्रिसिएशन कितना एक्यूमुलेट हो गया, हम डिवाइड बाय पर ईयर का डेप्रिसिएशन बेसिकली। यूजफुल लाइफ कैसे निकालेंगे, यूजफुल लाइफ हम निकालेंगे ग्रॉस पीपीई डिवाइड कर देंगे उसको एनुअल डेप्रिसिएशन से। ग्रॉस पीपीई के अंदर से अगर कोई सेल्वेज वैल्यू होगी तो वो भी हम हटा सकते हैं, बट आइडियली वो तो डेप्रिसिएशन के लिए लिखाएंगे, लेकिन आइडियली वो छोड़ दो। तो इसको, यानी इस पॉइंट को इग्नोर करो। तो आइडियली जो ग्रॉस पीपी है उसको डिवाइड कर देंगे एनुअल डेप्रिसिएशन से, यू विल गेट द यूजफुल लाइफ। रिमेनिंग यूजफुल लाइफ कैसे निकालेंगे, जो टोटल यूजफुल लाइफ निकाली है, या फिर उसको हम बोल सकते हैं टोटल यूजफुल लाइफ माइनस कितनी एवरेज एसेट की एज हो चुकी है वो माइनस कर सकते हैं। या फिर रिमेनिंग यूजफुल लाइफ के लिए हम क्या करते हैं कि जो आज के नेट पीपी बच रहा है उससे डिवाइड कर देंगे नेट डेप्रिसिएशन से, आपको मिल जाएगी यू रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। और कैपिटल एक्सपेंडिचर टू डेप्रिसिएशन रेशियो ऑफ फॉर द एसेट रिप्लेसमेंट एनालिसिस की कैपिटल एक्सपेंडिचर डिवाइड बाय डेप्रिसिएशन कैसे करते हैं। उसके बाद हम आगे बात करते हैं आईएफआरएस, एक जस्ट कंपैरिजन टेबल है जस्ट फॉर द रीकैप थिंग। सो जो आईएफआरएस बोलता है वो कॉस्ट रिवैल्यूएशन मेथड दोनों की बात करता है, लेकिन यूएस गैप बोलता है खाली मैं कॉस्ट मेथड ही कंसिडर करने वाला हूँ। आईएफआरएस बोलता है कि हम कॉस्ट और रिवैल्यूएशन दोनों को कंसिडर करने वाले हैं। आरएनडी के लिए हमने आईएफआरएस क्या बोलता है कि बाइफिकेशन सेग्रीगेशन पे बिलीव करता है, रिसर्च तक आपको पीएनएल के अंदर डालना है और डेवलपमेंट ऑनवर्ड्स आपको उसको कैपिटलाइज करना है। बट यूएस गैप बोलता है कि मैं ऐसा कुछ नहीं करता हूँ, एक्सेप्ट इन द केस ऑफ सॉफ्टवेयर, अगर आपने यूज या सेल के लिए बात करते हैं तो। इम्पेयरमेंट टेस्टिंग हम बोलते हैं कि एनुअली करनी पड़ेगी आपको, लेकिन यूएस गैप बोलते हैं कि एनुअली नहीं, जब कोई भी कुछ ऐसा कुछ होगा तभी हम करेंगे अगर इंडिकेटर्स आते हैं तो। उसके बाद लॉस रिवर्सल की जब मैं बात करता हूँ तो लॉस रिवर्सल अलाउड है आईएफआरएस के अंदर, बिल्कुल है, बट टिल द कॉस्ट। लेकिन यूएस गैप के अंदर ऐसे यूजुअली अलाउ नहीं है, बट एक्सेप्ट कंडीशन, एक एक्सेप्शन है इसकी, क्या, अगर एसेट हेल्ड फॉर सेल है तो हम उसको कर सकते हैं। एसेट डिस्क्लोजर हमारा एक्सटेंसिव है, रिवैल्यूएशन, इम्पेयरमेंट सब कुछ बताना पड़ता है, लेकिन इम्पेयरमेंट रिवर्सल रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि यूएस गैप के अंदर वो चीज थी नहीं, तो उसकी डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट नहीं है। अमोर्टाइजेशन हम फाइनाइट लाइव्ड एसेट्स अमोर्टाइज करते हैं, इंडेफिनिट का अमोर्टाइज नहीं करते हैं। सिमिलर टू यूएस गैप, हम यूएस गैप में भी सेम चीज फॉलो करते हैं, यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है। सो दिस वाज ऑल इन दिस रीडिंग। वी हैव, हमने अराउंड 32 मिनट्स लिए टू समराइज दिस रीडिंग। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट रीडिंग। तो लॉन्ग टर्म एसेट्स के लिए हमने इंटेंजिबल एसेट्स में देख लिया कि आइडेंटिफाइबल, टेंजिबल, अनआइडेंटिफाइबल, फाइनाइट लाइव, इनफाइनाइट लाइव हो गया। आईएफआरएस के कुछ क्राइटेरिया हैं इन डेवलप, अगर आपको आइडेंटिफाइबल कुछ क्रिएट करना है तो देर आर सर्टन कंडीशंस, 4-5 कंडीशन है कि प्रोबेबल होना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए, कैपेबल टू, एक सेपरेट आप उसको कर सकते हो इजीली, कॉस्ट रिलायबली मेजर है, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी आपको मिल सकते हैं। उसके बाद हमने रिकॉग्निशन की बात करी कि अगर आपका आर एंड डी एक्सपेंडिचर है तो आपको कैसे रिकॉग्नाइज करना है, उसकी टेक्निकल फीजिबिलिटी या फिर डेवलपमेंट कॉस्ट में, डेवलपमेंट स्टेज पे अगर वो आ गया है तो उसकी 4 कंडीशन हैं कि भैया आपके पास टेक्निकल फीजिबिलिटी आ गई, आपके पास रिसोर्सेज कंप्लीट करने के लिए, प्लस फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मेरे को मिलने वाले हैं, प्लस मेरी इंटेंट भी है कि मैं उसको सेल या यूज करने वाला हूँ, तभी मैं बोलूंगा कि वो टेक्निकल फीजिबिलिटी प्रॉपर डेवलपमेंट स्टेज के अंदर आ गया, मैं उसको कैपिटलाइज करूंगा। यूएस क्या बोलते हैं कि मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो कैपिटलाइज नहीं करूंगा, मैं एक्सपेंस ऑफ ही करने वाला हूँ। बट अगर कोई सॉफ्टवेयर की बात है जो इंटरनल यूजर सेल के लिए, तो हम देख सकते हैं कुछ कैपिटलाइजेशन के वो थे कि आपके करंट ईयर में कैपिटलाइजेशन आप कर रहे हो तो इनकम ज्यादा रहेगी, एसेट ज्यादा रहेगी, इक्विटी ज्यादा रहेगा, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड आपकी इनकम पे थोड़ा थोड़ा फर्क आने वाला है। सीएफओ हाई रहेगा, सीएफआई माइनस में चला जाएगा। परचेज इंटेंजिबल इसको हम रिकॉर्ड करते हैं कॉस्ट, जो कि यूजुअली फेयर वैल्यू होती है। बिजनेस कॉम्बिनेशन के अंदर हमने गुडविल कंप्यूट किया, इंटरनल जनरेटेड गुडविल आपकी हमेशा एक्सपेंस ऑफ जाएगी, वो कैपिटलाइज नहीं होते। हेल्ड फॉर यूज के केस हमने इम्पेयरमेंट देखा कि डिवाइड, एल फॉर यूज का अगर आपको कोई एसेट है आपने अपने बिजनेस यूज के लिए खरीदा हुआ है तो ओवर द पीरियड ऑफ लाइफ उसका अमोर्टाइज डेप्रिशिएट करोगे। उसके बाद आईएफआरएस बोलते हैं कि कुछ एनुअल असेसमेंट हम नॉर्मली करते रहेंगे, कोई कंडीशन की मेरे को देखने की, मतलब कोई इवेंट होगा उसकी नेसेसरी नहीं है, कैरिंग अमाउंट अगर ज्यादा है रिकवरेबल अमाउंट से तो मैं उसको अमोर्टाइज करने वाला हूँ। उसके बाद रिकवरेबल अमाउंट कैसे निकालते हैं कि जो फेयर वैल्यू है आपकी माइनस सेलिंग कॉस्ट, या फिर वैल्यू इन यूज, वैल्यू इन यूज क्या होती है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द डिस्काउंट, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर कैश फ्लोज, उनका जो डिस्काउंटिंग फैक्टर हम करके निकालेंगे आज की वैल्यू, विच एवर इज हायर वो आपकी रिकवरेबल अमाउंट है, रिकवरेबल अमाउंट माइनस कैरिंग अमाउंट माइनस रिकवरेबल अमाउंट करके आपकी इंपेयरमेंट आ जाएगी। यूएस गैप के अंदर इंडिकेटर्स होते हैं, फिर हम रिकवरेबिलिटी टेस्ट करते हैं कि जो कैरिंग अमाउंट अगर ज्यादा है अनडिस्काउंटेड कैश फ्लो से तो हाँ इंपेयरमेंट होना है, बट इंपेयरमेंट कैसे करना है, जो आपकी कैरिंग अमाउंट माइनस फेयर वैल्यू थी वो करेंगे, अगर फेयर वैल्यू अवेलेबल नहीं है तो आप डिस्काउंटेड कैश फ्लोज
लोगों के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इम्पैक्ट देख लिया। लॉन्ग लिव एसेट जो इनडेफिनेट है, जिनकी लाइफ तो अमोर्टाइज नहीं कर सकते, इम्पेयरमेंट करेंगे फेयर वैल्यू के साथ, रिवर्सल अलाउड है आईएफआरएस के अंदर, यूएस गैप के अंदर नहीं। उसके बाद अगर जिसकी कोई लाइफ जो है वो सेल वाला हो गया, सेल के अंदर अमोर्टाइजेशन देयर एंड देन या डेप्रिसिएशन देयर एंड देन स्टॉप हो जाएगा, उसको हम इम्पेयरमेंट के लिए हम चेक करते हैं फेयर वैल्यू लेस सेलिंग कॉस्ट से। रिवर्सल अलाउड है आईएफआरएस के अंदर, यस। यूएस गैप के अंदर भी यस। उसके बाद जब रिकॉग्निशन की बात करते हैं तो हम सेल कर सकते हैं किसी एसेट को, अबैंडन कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं, या फिर स्पिन ऑफ हो सकता है किसी डिवीजन का, वो हमने देख लिया। उसके बाद हमने बात करी कि डिस्क्लोजर्स कैसे करते हैं। बेसिकली आईएफआरएस की कुछ डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स है, यूएस गैप की कुछ डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स है, एंड कुछ ना कुछ केविएट्स हैं यूएस गैप के अंदर एज कम्पेयर टू आईएफआरएस। आईएफआरएस से समथिंग जो आप समझ सकते हैं कि बहुत लिबरल है, थोड़ा बहुत सब चीजें अलाउ करता है, बट यूएस गैप के सर्टेन कंडीशन है या सर्टेन क्राइटेरिया है कि जो चीज ऐसे होनी है वो ऐसे ही होनी है। ठीक है जी, चलिए। तो दिस वॉज ऑल अबाउट इन दिस रीडिंग। अच्छे से रिविजन करो इसका और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना। सो जस्ट जो क्लैरिटी आ जाए क्वेश्चंस को करके, और क्वेश्चन जो आपके कॉन्सेप्ट जो आपने किए हैं वो थोड़े बहुत सेटल डाउन हो जाएंगे माइंड के अंदर। ठीक है जी, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।